हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 1 को। ओके, तो जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड करी थी इसी चैप्टर के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो जाएँ मेरे प्लेलिस्ट में 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट करें, तभी आपको ये चैप्टर पार्ट 3 जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाए सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो मेरी वीडियोज़ भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो था हमारा, तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताया था कि सेल क्या होता है। ओके, सेल को हम लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं। ओके, सेल हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्यों है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड हमने एक एक्टिविटी करी थी अनियन पिल से रिलेटेड, जो कि हमने अनियन के सेल्स को जो है वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। एंड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया था, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो का रिकैप था। एंड पार्ट 2 वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने बेसिकली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनका क्या फंक्शंस होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल में। एंड हमने 2-3 एक्टिविटीज़ करी थी ऑस्मोसिस से रिलेटेड। ओके, जो कि एक रेजिन वाली एक्टिविटी थी, किशमिश वाली, एंड एग वाली एक्टिविटी थी। ओके, तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो थे। तो आज ये पार्ट 3 वीडियो जो है हमारा, यहाँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। ओके, मैंने पार्ट 2 वीडियो में यहीं पे से एंड किया था, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 वीडियो। देखते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और वो रीजन उनका न्यूक्लियाइड कहलाता है। वाइल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड होते हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल में। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस थे। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिफरेंस, यहाँ पे कुछ डिफरेंस पहले से दी गई है एंड कुछ जो है आपको फिल करनी है। तो पहला जो है क्या है, साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उनका साइज जो होता है ना, वो जनरली स्मॉल होता है, जो कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली लार्ज होता है, जो कि 5 to लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसमें, और वो रीजन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। एंड वाइल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड होते हैं और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, वाइल यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन डिफरेंस को आप अच्छे से कर लो, आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के। आवर नेक्स्ट टर्म इज सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल के अंदर जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आप ह्यूमन बॉडी को एक सेल मान लो, और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारा नोज़ है, हमारा लंग है, हार्ट है, सभी क्या है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। उसी तरह सेल के अंदर भी जो है ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था कि सेल जो है अपने आप में एक कंप्लीट लिविंग बीइंग है, वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक लिविंग बीइंग करता है। ठीक है, तो वो फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर के जो कॉन्टेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनल कहलाते हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो ऑर्गेन्स होते हैं, एंड सेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको सेल ऑर्गेनल क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपको पता है कि सभी सेल जो होते हैं उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है, ताकि उनके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो है सेपरेट हो सके, मिक्स ना हो जाए। ठीक है,
Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. तो जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए एंड प्लांट्स हो गए, हम बहुत सारे सेल से बने हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है, एंड टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और सबसे अलग अलग जो है हर किसी का एक फंक्शंस होता है, ठीक है। दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स विद इन देमसेल्स। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो होता है, इनके सेल में जो है, हर सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनके चारों तरफ जो है वो मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल का एक मेन फंक्शन है जो कि इसे प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इनमें से कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसको कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकोगे, ऐसे नहीं देख सकोगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने प्रीवियस सेक्शन में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था अच्छे से, ओके। Some important example of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plastids. ओके, तो कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। तो ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सेल्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए, ठीक है। आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, जिसे हम ER भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब का, ठीक है, ट्यूब का एंड शीट्स का, ट्यूब्स की तरह होता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग वेसिकल्स। तो ये जो है लॉन्ग ट्यूब और राउंड ऑब्लॉन्ग वेसिकल्स यानी बैग्स की तरह दिखते हैं। ऑब्लॉन्ग बैग्स वैसे होते हैं ना, आप कभी जब भी ट्रैवल करते हो, ओके, तो अपने साथ जो बैग लेकर के जाते हो उसमें कपड़े वगैरह रख के, तो वो कुछ ऑब्लॉन्ग बैग का टाइप का होता है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ उसी सिमिलर काइंड का होता है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है, ठीक है, उसके जैसा ही होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कि हम RER कहते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप SER कह सकते हैं। RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosome attached to its surface। तो RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना तो इसका सरफेस जो है ना आपको खुरदुरा नजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये खुरदुरा दिखता है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और ये राइबोसोम RER पे अटैच होते हैं, ये राइबोसोम ही वैसे प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER। फिर जो ये प्रोटीन बन जाता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन जो होता है वो फिर सेल के वेरियस प्लेसेस में जाता है जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है ER के यूज़ से, ठीक है। The SER helps in the manufacture of fat molecules और lipids important for cell functions, ठीक है। तो सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो SER किसका मैन्युफैक्चर करता है, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स का।
सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स जो होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं। हमने जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। तो ये प्रोटीन एंड लिपिड्स जो है ये बन जो रहा है, ये कौन बना रहा है, ये SCR बना रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनोसिस। और ये जो मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो इन मेम्ब्रेन बनाने के अलावा जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बच जाते हैं इनका यूज एज अ एंजाइम की होता है। एंजाइम क्या होता है, वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस, कुछ भी केमिकल एक्टिविटीज होती है ना उसको करवाता है ये, ठीक है। एंड हार्मोन्स के रूप में, और हार्मोन्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ओके, तो जो ER है ना वो हर सेल में जो है उसका अपीयरेंस अलग अलग होगा, लेकिन ये हर जगह जो है नेटवर्क फॉर्म में ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये एनिमल सेल का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो राइबोसोम अटैच्ड है, ये खुरदुरा खुरदुरा सा सरफेस दिख रहा है। आप इसको क्लोजली जो है ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, यहाँ इसका सरफेस आपको खुरदुरा नहीं दिख रहा है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड फंक्शन तो आपको समझ में आ ही गया है क्या है इसका। दस वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो एक मेन फंक्शन क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि जो भी मटेरियल्स या सबसे ज़्यादा स्पेशली जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, यहाँ पे उसका क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर बहुत सारे रीजन्स में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच जहाँ भी इसकी जरूरत होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होने के लिए सरफेस भी प्रोवाइड करता है, वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे कि इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके की बॉडी में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स में क्या होता है ना, ये उनके लिवर सेल्स में जो है कुछ भी अगर बाहर से पॉइजन आ जाता है, ड्रग्स आ जाता है, तो उनके लिवर सेल के जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो हुआ ना वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको प्लांट सेल का फिगर दिया हुआ है, ओके। आप यहाँ पे प्लांट सेल का फिगर देखो, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये सेल वॉल है, ये एडजेसेंट सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, न्यूक्लियर का जो वॉल होगा। एंड ये गोल्गी अपैरेटस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कि राइबोसोम नहीं है। एंड तो ये जो है प्लांट सेल का फिगर है, ओके। आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी apparatus, ओके। अब चलते हैं गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन है। द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। तो गोल्गी apparatus किसके द्वारा फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था, कैमिलो गोल्गी के द्वारा, ओके। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टम्स, ओके। तो ये जो गोल्गी apparatus होते हैं ये बहुत सारे वेसिकल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो वेसिकल्स। और क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और झुंड में होते हैं, इन स्टेक्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि सिस्टर्न कहा जाता है। These membrane often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो ये जो गोल्गी apparatus के मेम्ब्रेन है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के मेम्ब्रेन से, और इस तरह से जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है, ओके। क्या फंक्शन है इसका, द मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus।
तो जो भी मटेरियल जो है ईआर में बनता है, जैसे कि प्रोटीन बनता है, फैट्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये क्या करती हैं, पैकेज एंड डिस्पैच होती हैं और सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ पे भी, किससे होते हुए, गोल्गी एपेरेटस से ही होते हुए, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन आपको पता है ना कि अटैच होते हैं। गोल्गी एपेरेटस के मेम्ब्रेन किससे अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इनसे जो भी चीज़ें पास होंगी इनसे होते हुए ही जाएंगी। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। इसका फंक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ें बनती हैं यार में उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी कि कुछ भी अगर सिंपलर फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेगा, एंड पैकिंग करता है प्रोडक्ट्स का वेसाइकल्स में। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपेरेटस। तो कुछ केसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनते हैं सिंपल शुगर में, गोल्गी एपेरेटस में। ओके, द गोल्गी एपेरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम C5.253। ओके, तो गोल्गी एपेरेटस का एक और फंक्शन है कि ये जो है लाइसोसोम जो होता है सेल का एक ऑर्गेनल है, उसको फॉर्म करने में भी इन्वॉल्व होता है, उसके फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे कैमिलो गोल्गी के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ओके, अब चलिए हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइसोसोम यहाँ दिखाया गया था ना, लाइसोसोम कौन फॉर्म करता है, गोल्गी एपेरेटस इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड। चलिए, अच्छा गोल्गी एपेरेटस का हमने फिगर नहीं देखा था एनिमल सेल में, यहाँ पे देख लेते हैं फिगर। यहाँ पे देखो, ये गोल्गी एपेरेटस दिख रहा है ना आपको, ये किस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल हैं, और ये क्या है, स्टेक्स में है, झुंड में है। ठीक है, ये सभी क्या है, गोल्गी एपेरेटस है। ओके, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जो है मेम्ब्रेन बाउंड सैक की तरह, थैली की तरह होते हैं, जो कि क्या होता है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो फिल रहती है, भरी हुई रहती हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RDR, और ये एंजाइम्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ओके, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि कुछ भी फॉरेन मटेरियल जो अनवांटेड है सेल के अंदर आ गया है, ठीक है, कुछ भी डर्टी या कुछ भी ऐसा जो सेल को नहीं चाहिए, उसको क्या करता है, ये लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो निकालता है और उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक कर देता है सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का फिगर दिखाते हैं प्लांट एनिमल सेल के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये लाइसोसोम है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लाइसोसोम आपको दिख रहा है। ओके, है ना, यहाँ पे लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, इस सैक के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल हुए रहते हैं। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो जो भी फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया या फूड कुछ भी, ठीक है, वो क्या होगा, सेल और क्या कहते हैं, कुछ भी या फिर ओल्ड ऑर्गेनल से, कोई भी सेल का ओल्ड ऑर्गेनल से वो क्या होगा, लाइसोसोम में जा करके लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, लाइसोसोम उसको डिकम्पोज कर लेता है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो क्या करता है, उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, तो लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि लाइसोसोम के पास जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, जो भी फूड, जो भी फॉरेन मटेरियल, कुछ भी बैक्टीरिया अगर आ गया है, ठीक है, जो कि उसको डाइजेस्ट कौन कर लेता है, लाइसोसोम कर लेता है। तो ये क्लीनिंग का काम करता है, कुछ भी लाइसोसोम में गंदा नहीं रहने देता है, उसको वो क्लीन कर लेता है थ्रू डाइजेशन। तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore lysosomes are known as the suicide bags of a cell. Okay, तो क्या होता है ना, कभी कभी जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस हो जाता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनके ऑर्गेनल्स के द्वारा, उसको ही सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी फंक्शन सेल के
ऑर्गेनल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब वो कुछ फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, उनके कुछ ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, सेल डैमेज हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, सेल डैमेज हो जाएगा तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारी बॉडी भी में भी अगर कोई सेल हमारा डैमेज हो गया है तो वो पार्ट हमारा, वो ऑर्गेन अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका सेल जो है डैमेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो लाइसोसोम क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं वो अपने ही सेल में उसके डाइजेस्टिव एंजाइम फाइल करके अपने ही सेल को किल कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं एक तरह से समझिए, ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुइसाइड बैग्स। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुइसाइड बैग कहा जाता है। सुइसाइड मतलब क्या होता है, खुदकुशी करना, यानी कि खुद को ही किल कर लेना। तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर रहा है, अपने ही सेल को खुद ही किल कर रहा है, खुद ही सारे डाइजेस्ट, खुद ही ब्रस्ट हो रहा है, और अब अपने अंदर का जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जो है सेल के सारे कंटेंट्स को सबको डिकम्पोज कर दे रहा है, उसको खा जा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करता है, सेल को किल कर देता है। तो लाइसोसोम हो गया ना, सुसाइड बैग कहला गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है, वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ओके, आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल ऑर्गेनल, उसके चारों तरफ जो है ना 2 कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है ना, वो उसमें छिद्र होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, पोरस होता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, फोल्डेड होता है। ओके, फोल्ड किया हुआ होता है। दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी। और यही फोल्ड्स क्या कहते हैं, एटीपी के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एटीपी क्या होता है, यही एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट होती है, यही एनर्जी का सोर्स है। एटीपी इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ, the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules. Okay, तो जो भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती हैं। किसके फॉर्म में रिलीज होती हैं, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती हैं, ठीक है। पाइए कि एटीपी कैसे बनता है, एडीपी प्लस एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मिलकर के एटीपी बनाते हैं, इसीलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके लिए सरफेस इंक्रीज कौन करता है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए ATP को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल का। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो बॉडी जो है हमारी इस एनर्जी का यूज़ करती है, ATP को स्टोर करती है, ताकि जिससे नए केमिकल कंपाउंड्स बनाए जा सके और उनसे जो भी काम है, मैकेनिकल वर्क है, वो किया जा सके। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। और माइटोकॉन्ड्रिया बाकी और सेल ऑर्गेनल्स से डिफरेंट है, ठीक है, अलग है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना अलग DNA होता है। जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस में हमने देखा था DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना DNA होता है और खुद का अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने देखा था राइबोसोम थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम भी होता है, अपना DNA होता है, और इनके सेल्स में डबल लेयरिंग भी होती है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना खुद का प्रोटीन बनाने में भी एबल होता है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को सारे सेल ऑर्गेनल से अलग करके रखती हैं, इसको याद रखिएगा आप। आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। ओके, ये प्लास्टिड्स जो है ना एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और प्लास्टिड्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होती हैं जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होती हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट होती हैं जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है प्लास्टिड, ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास जो है ना एक
कलरफुल पिगमेंट होता है, ठीक है, कलरफुल पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहा जाता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको अगर याद हो, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में कितना इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट को कैप्चर करता है वो, ठीक है। The chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplast also contain various yellow और orange pigment in addition to chlorophyll. और क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल के अलावा कुछ येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी कंटेन करता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल जो है सनलाइट कैप्चर करने में इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हेल्पफुल होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ओके, एंड द इंटरनल, जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अलग अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के लेयर्स होते हैं जो कि एक मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं, घिरे रहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जब आप क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप में देखोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर का जो है में बहुत सारे लेयर्स हैं जो कि स्ट्रोमा में रहते हैं, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्लास्टिड जो है ना ये सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्योंकि प्लास्टिड्स के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। ओके, तो यहाँ थोड़ा प्लांट सेल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है एंड यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है। ओके, ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट एंड क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर्ड प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, एंड जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो आपको पता चल गया क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, मतलब कि प्लांट सेल में। आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। अब वैक्यूल जो है ना वो भी स्टोर करता है, वो भी एक थैले की तरह होता है, जो भी लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट्स होते हैं। अब उसको स्टोर करने के लिए भी तो कहीं कुछ जगह होनी चाहिए ना, तो वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल में छोटे होते हैं एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और कुछ प्लांट सेल्स में जो हैं उनके वैक्यूल्स जो हैं 50 to 90% सेल के वॉल्यूम का अक्वायर करते हैं। यहाँ देखते हैं वैक्यूल का फिगर दिया हुआ है कि नहीं। दिखाया तो नहीं गया है यहाँ पे वैक्यूल को, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं लेकिन वैक्यूल को नहीं। आई होप यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना ये वैक्यूल है। ओके, हम देखते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल का फिगर दिया हुआ है कि नहीं। एनिमल सेल में भी यहाँ पे वैक्यूल का फिगर नहीं दिया गया है। चलिए इसका फंक्शन देख लेते हैं। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो plant cells में vacuoles जो है ना वो क्या करता है, सेल सैप से फिल होता है, ठीक है, जो क्या करता है ना कि प्लांट को फुला देता है, ठीक है, टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है फुले हुए रहते हैं और उनको क्या करता है, सपोर्ट देता है। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट को जो है खड़े रहना होता है, एक जगह रहना होता है, ठीक है। तो इनके वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो
क्या कहता है, उनके वैक्यूल जो है ना सेल सब से फिल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो जो भी प्लांट की लाइफ के लिए, ठीक है, प्लांट सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन, जिसमें कि कुछ एमिनो एसिड्स हैं, सुगर हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन, ठीक है। तो ये थैला है, ठीक है, एक तरह से प्लांट सेल्स का ये थैला होता है, ठीक है, जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोर होती हैं, जब भी इनको ज़रूरत होती है तो यहाँ से वो लेते हैं, ठीक है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो अमीबा आपको पता है कि सिंगल सेलुलर होता है, एक ही सेल होता है, तो ठीक है, तो उसके अंदर एक ही वैक्यूल होगा और वही वैक्यूल क्या करता है, अमीबा जब भी फूड स्टोर करता है तो उसी फूड वैक्यूल में उनके वैक्यूल में जाकर के वो फूड मतलब चले जाता है, ठीक है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके कि स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि अगर सेल के अंदर ज़्यादा एक्सेस वाटर हो गया है, वाटर ज़्यादा हो गया या कुछ वेस्ट हो गए हैं तो वो वहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होता है, वो स्टोर करता है कुछ भी चीज़ों को, ठीक है, एक थैले की तरह होता है। यहाँ पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं उसको। कहा जा रहा है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो आप जो है कुछ दो सेल ऑर्गेनल्स के नाम बता सकते हो जिनके कि खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अभी हमने पढ़ा है, बताइए कौन से होते हैं। एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है एंड प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए होता है। कहा जा रहा है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। तो अगर सेल का जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो क्या होगा, लाइसोसोम जो है बर्स्ट हो जाएगा, उसके अंदर से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो निकलेंगे और वो सेल को किल कर देंगे, ठीक है। यही होता है ना। वाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइड बैग। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम जो है खुद ही अपने सेल को किल करता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू। जब भी उसके कुछ भी सेल ऑर्गेनल्स या कुछ भी डैमेज हो जाता है उस टाइम लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो खुद ही सेल को किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं। एंड वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ओके। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। तो इस तरह से हर सेल का जो है अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अपना एक अलग फंक्शंस है, ठीक है, और उनके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन भी होते हैं, आपको पता है हर सेल ऑर्गेनल्स के। तो इस तरह से ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। तो सेल कहीं भी जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, किस लिए, उसके सेल ऑर्गेनल्स के वजह से, उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के होने की वजह से एक स्पेसिफिक वे में। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल का जो है कि बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन और क्लियरिंग और वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू मटेरियल। तो आपको पता है कि सेल के अंदर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन करते हैं, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी निकलता है, फिर जो नए प्रोटीन बनते हैं वो भी बनाते हैं, ठीक है। जो सारे लिविंग बीइंग एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेल भी परफॉर्म करता है, आपको पता है। और इनके सेल में कौन करता है, सेल के सारे ऑर्गेनल्स करते हैं इनके, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है इनको, आपको पता चल गया। दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से जो है सेल हमारी लाइफ का जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपको पता है कि सेल लाइफ को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक एक सेल से मिल करके हमारा पूरा बॉडी बना है। सेल
जिस तरह से घर में ईंटें होती हैं उस तरह से हमारी बॉडी की ईंटें कौन होती हैं, सेल होती हैं। इसी से हमारा पूरा बॉडी बना होता है और हर सेल जो है अपना अलग, हर सेल अपने में कंप्लीट होता है, वो सारे लिविंग फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे लिविंग फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शंस बटे हुए हैं। आपने देखा भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैट्स एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, गोल्गी अपैरेटस जो भी वहाँ पे चीज़ें बनती हैं ईआर में, उसको जो है पैक करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, वो सेल का स्वीपर भी होता है, सब चीज़ें क्लीन भी करके रखता है सेल को अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है। वैक्यूल्स में जो है वो सैक होता है, एक तरह से थैला हो गया, जहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे स्टोर रहेंगी वैक्यूल्स के अंदर। तो ये जो है सारे सेल्स के अलग अलग ऑर्गेन्स, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, इसीलिए हम सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट है हमारी लाइफ का, जिससे हमारा लाइफ बना है। और सभी सेल आपको पता है फंक्शनल होते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीज़न। ठीक है, आपको पता है कि हर सेल जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पुराने सेल से नया सेल बनता है। ठीक है, सेल डिवीज़न के थ्रू। ये दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस। थोड़ा सा देख लेते हैं सेल डिवीज़न को भी। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स। तो नए सेल्स बनते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जिस तरह से कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उनके सेल्स भी उस तरह से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होता है, जो मेल गैमेट होते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, मेल में मेल गैमेट फॉर्म होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। और वो प्रोसेस जिससे कि नया सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दो तरह के मेन सेल डिवीज़न होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस एंड मियोसिस का देख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो वैसा सेल डिवीज़न का प्रोसेस जिसके थ्रू जो है मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, उससे नए सेल्स बनते हैं, उसको हम माइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या होता है इस डिवीज़न में, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, इसमें आप देखो एक मान लो कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये डिवाइड होकर के जो है 2 आइडेंटिकल सेल बनाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने इसमें है उतने ही इसमें भी होंगे, और जितने इधर हैं उतने ही इधर भी होंगे। 4 है इधर तो 4 इसमें भी क्रोमोसोम है, 4 इसमें भी है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। तो डॉटर सेल डॉटर सेल ये होता है, यानी कि ये पेरेंट सेल हो गया एंड ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों डॉटर सेल हो गए। ठीक है, तो डॉटर सेल में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में रहेंगे उतने ही दोनों में रहेंगे। ठीक है, इधर भी 4 है तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ के ग्रोथ में एंड रिपेयर में हेल्प करता है। ओके, एंड specific cells of reproductive organs or tissues in animal and plant divide to form gamete which after fertilization give rise to offspring. They divide by a different process called meiosis which involves 2 consecutive divisions. ठीक है, लेकिन ये तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द सेल्स किससे डिवाइड हो रहे थे, सेल डिवीज़न, कौन सा सेल डिवीज़न के थ्रू, माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है डिवाइड हो रहे थे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि मेल में मेल गैमेट होते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट, प्लांट में भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट होते हैं, जिससे कि उन्हीं गैमेट से हमारे नए ऑफस्प्रिंग जो है बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के जो सेल्स होते हैं ये मियोसिस डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनमें माइटोसिस डिवीज़न नहीं होता है, और मियोसिस डिवीज़न जो होता है ना, ये 2 डिवीज़न इसमें सब्सिक्वेंटली होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, इससे नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, नए बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिल करके नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। देखो यहाँ पे जैसे कि ये पेरेंट जो है सेल है, इससे क्या हुआ डिवीज़न होकर के पहले एक सेल बना, इधर भी एक सेल बना, फिर इस सेल से जो है
ये 2 सेल बने और इस सेल से 2 सेल बने, जिसमें कि नंबर ऑफ, इसमें 4 क्रोमोसोम है तो इसमें 2 क्रोमोसोम रहा, इसमें 2 क्रोमोसोम रहा, इसमें भी 2 क्रोमोसोम रहा एंड इसमें भी 2 क्रोमोसोम रहा। तो 2 डिवीज़न हुआ ना, पहले इससे ये बना और इससे फिर ये बने, ठीक है, इससे ये बने थे, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट था, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट क्रोमोसोम में जितने हैं उतने ही थे दोनों में, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, लेकिन इसका फाइनल प्रोडक्ट में इसमें 4 है तो इस सब में 2 2 2 2 2 है, ठीक है, हर किसी में 4 नहीं है। When a cell divides by meiosis, it produce 4 new cell instead of just 2, फिगर 5.8। तो जब भी कोई सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो उनमें जो है 4 न्यू सेल्स अराइज होंगे। यहाँ पे 2 सेल्स हो रहे थे, यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 नहीं होगा, इसमें 4 बनेगा। एंड द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन डैट ऑफ द मदर सेल्स। और जो न्यू सेल बनेंगे उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट क्रोमोसोम के नंबर से हाफ होंगे, ठीक है। अगर इसमें 4 है तो इसमें 2 होगा, ठीक है, सब में 2 है, ठीक है। Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? तो आप बता सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल्स में, ये हाफ क्यों है? ये हाफ इसलिए है ना क्योंकि ये जो बने हैं ना गैमेट्स बने हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, तो जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मिला करके एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, बच्चा बनता है, जिसमें कि ये दोनों मिला करके जितने क्रोमोसोम होंगे वो फिर इसमें आएंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है। गैमेट में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कोई भी मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो दोनों का मिल करके फिर एक टोटल जितना ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए वो उनके ऑफस्प्रिंग में टोटल आएगा, ठीक है। इसीलिए हाफ हो जाते हैं गैमेट्स में। तो आपको सेल डिवीज़न भी क्लियर हो गया होगा कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं एंड गैमेट्स वाले सेल जो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिंग सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही आगे हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।